ओके, बेहतरीन। सो आज हमारा जो गोल होगा वो ये है कि हमने अभी तक जैसे फर्स्ट वन पे हमने पूरी वेब का इंट्रो देखा था कि वेब काम किस तरह करती है। फिर आगे नेक्स्ट डे पे हमने एचटीएमएल की बात की थी और उसके बाद हमने सीएसएस को देखा कि सीएसएस काम किस तरह कर रही है। और उसके नेक्स्ट डे पे फिर हमने एक सीएसएस का फ्रेमवर्क भी देखा जो कि सीएसएस काम किस तरह कर रही है। सही है, तो हमने पहले सीएसएस के काम करने के बाद उसका एक जो फ्रेमवर्क है जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ कर रहे होते हैं वो बूटस्ट्रैप है। तो हमने बूटस्ट्रैप के साथ बेसिक सा उसका डिज़ाइन, उसको लिंक कैसे करना होता है और वो हमारे वेबसाइट में काम किस तरह कर रहा होता है, हमने उसका सारा वर्कफ्लो देखा था। सो उसके बाद हमने नेक्स्ट डे पे क्या किया कि हमने जावास्क्रिप्ट को देखा कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली बेसिक सा उसका इंट्रो था जिसके अंदर हमने पहले उसकी हिस्ट्री की बात की और उसके बेसिक कंसेप्ट को देखा था कि जावास्क्रिप्ट में कुछ किस तरह से काम हो रहा होता है, उसके कोड से हम फेमिलियर हुए थे। और जिसमें मेन पार्ट था वो हमारा यही था कि हमारी जावास्क्रिप्ट बेसिकली हिस्ट्री क्या है और किस तरह हमारे ब्राउज़र के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। फिर हमने बात की थी कि हम उसी जावास्क्रिप्ट को इस ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकते हैं। ठीक है? मीन्स कि नोड जेएस के अंदर और हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हमें ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली ब्राउज़र से होके बाहर भी अपने कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट के और बहुत से लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है? जैसे हमने सीएसएस के फ्रेमवर्क की बात की थी, अब सीएसएस के फ्रेमवर्क में हमने एक टर्म यूज़ की थी कि हम अपने काम को स्पीड अप करने के लिए या हमें हैंडमेड कुछ कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, बने-बनाए कुछ कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जिनको जस्ट हम क्या करते हैं, प्लग इन और प्ले करते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सो इसी चीज़ के लिए बहुत सी लाइब्रेरीज़ बनाई जाती हैं, बहुत से पैकेजेस बनाए जाते हैं। डे बाय डे ऐसे पैकेजेस बन रहे होते हैं और पहले जो बने हुए हैं, बहुत से में से डेप्रिकेट हो रहे हैं और बहुत से क्या है, नई चीज़ें आ रही हैं। इवन कोई भी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, वो डेप्रिकेट होती रहती हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट की वैसे अच्छी बात तो ये है, चाहे अगर हम 1998 की बात करें, तब जो जावास्क्रिप्ट थी, उसका कोड हम आज भी रन कर सकते हैं, ठीक है? अगर उन्हीं कंपैटिबिलिटी के साथ हम आज रन करेंगे ना, तो उसे वो इंटरफ़ेस प्रोवाइड करेंगे, तो हम आज भी उसको रन कर सकते हैं कोड को, वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? बट कुछ चीज़ें हैं, उसके कुछ उस तरह फ्लो को हमें मैनेज करना पड़ेगा। बट ये है कि हमारा कोड चल सकता है। दूसरा बात ये है कि जो उस टाइम पे वेबसाइट बनी, अगर वो अपडेट नहीं हुए जावास्क्रिप्ट की, तो अभी भी वो सेम काम कर रही होंगी। अभी क्या है कि अब जैसा कि हम एज़ अ डेवलपर बहुत सी चीज़ों में इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, ठीक है? हाँ, जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, फिर वो उन इश्यूज़ की क्या करते हैं, बाकियों के लिए आसानी करते हैं और उसका कोई ना कोई पैकेज बना देते हैं। सो मैं भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन विज़िबल हो, तो हम पहले तो कुछ इसके लाइब्रेरीज़ की बात करेंगे और देखेंगे कि ये लाइब्रेरीज़ हैं कहाँ पे। और हमने कल एक बात की थी कि हम बंडल्स की थोड़ी-सी आगे जाके बात करेंगे, बट कल हम वो नहीं कर पाए, तो आज हम उसको भी देखेंगे कि ये बंडल और मॉड्यूल्स होते क्या हैं। सो अपने ब्राउज़र पे हम जाते हैं, यहाँ पे मैं एक सर्च करता हूँ npm, सही है? npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर होता है, सही है? और इसकी अगर होम पे आएँ, सो ये क्या है, हमें इसके ऊपर सर्च करें ना, सो इसके अंदर हमें लाखों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मोर देन 7 मिलियन डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है? जो कि इसको यूज़ कर रहे होंगे। एनपीएम इज़ कमिटेड टू ब्रेकिंग जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट एलिगेंट, सही है? इसमें जितने भी पैकेजेस हमें मिल रहे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? जावास्क्रिप्ट के बने हुए हैं, सही है? और यहाँ पे अगर थोड़ा-सा मिस आप बाद में स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा-सा एक्सप्लोर भी कीजिएगा, इसके अंदर आपको एग्ज़ैक्ट फैक्ट मिलेंगे। वैसे तो डे बाय डे नंबर चेंज हो रहा है, सही है? डे बाय डे इसमें नए पैकेज ऐड होते जा रहे हैं। सो इस लाइब्रेरी के अंदर हमें बेतहाशा पैकेजेस मिल जाएँगे। कोई भी हम पैकेज हम यहाँ पे सर्च करें ना, तो वो सारे के सारे पैकेजेस क्या हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे थे, जैसे कि एक रिएक्ट है, एक रिएक्ट बेसिकली एक लाइब्रेरी है और इसमें यहाँ पे सर्च करता हूँ, सही है? सो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे रिएक्ट के बेसिकली क्या था, एक कीवर्ड था, उससे रेलेवेंट जितने भी यहाँ पे पैकेजेस मिले, वो सब के सब हमें उसने निकाल के दिखा दिए, सही है? जो अभी जिसकी हम बात करेंगे वो पहला ही है, सही है? रिएक्ट क्या है, बेसिकली एक लाइब्रेरी है। आपने सुना होगा कि मैं बहुत सी जगह यूज़ करता रहा हूँ वर्ड, एक लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क। सो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फ़र्क होता है, सही है? हम फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं और लाइब्रेरी किसे बोलते हैं?
उसको पहले हम थोड़ा-सा डिफरेंस करके देखेंगे कि हमने किस चीज़ को लाइब्रेरी बोलना है और किसको फ्रेमवर्क बोलना है। जैसा कि जावास्क्रिप्ट का एक और भी है जिसे हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसे होता है एंगुलर। एंगुलर क्या है? एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट क्या है? लाइब्रेरी है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में एक कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस हमें बना के दे रहे होते हैं, सही है? कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, उसे हम बना सकते हैं। बट अब लाइब्रेरी क्यों कहा और उसे फ्रेमवर्क क्यों कहा? ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसा कि हमने अगर नेविगेशन करवानी है, तो उसके लिए बोलेंगे वर्ड हम राउटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। मीन्स कि हमारा एक पेज से या एक क्लिक से किसी दूसरे पेज हम जाएँगे, तो उसमें जो नेविगेशन हो रही होगी ना, सो उसमें क्या होगा कि हमने नेविगेशन करवानी तो राउटिंग, तो रिएक्ट हमें इटसेल्फ राउटिंग प्रोवाइड नहीं करता। अगर हम ऐसी बात करें और बहुत सी चीज़ों की, तो रिएक्ट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्या है? जैसा कि हमने अगर स्टेट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है? कोई कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है, तो उसके लिए क्या है कि हमें एक थर्ड पार्टी पैकेज जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, जिसे हम रिडक्स टूलकिट बोलते हैं या रिडक्स भी है, सही है? इस तरह के कुछ और भी पैकेजेज़ हैं जो हम इसके साथ स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बट अगर मैं यही बात करूँ एंगुलर के अंदर, तो एंगुलर हमें क्या कर रहा है? इटसेल्फ बताते खुद वो हमें राउटिंग भी प्रोवाइड कर रहा होगा, सही है? और वो इटसेल्फ स्टेट मैनेजमेंट का भी हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। मीन्स कि हमें उसके लिए थर्ड पार्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारा उसी के अंदर वो सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहा होगा जो कि हमें एक ऐप बनाने के लिए एक स्केलेबल ऐप है ना, उसे बनाने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा होता है फ्रेमवर्क। तो मीन डिफरेंस क्या आता है? जो हमें एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उससे हम फ्रेमवर्क बोलेंगे। सही है? जैसा कि रिएक्ट वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे? इसे लाइब्रेरी कह रहे हैं। सही है? ये एक सिंपल सी लाइब्रेरी है जो कि एक सिंगल चीज़ के लिए बनी हुई है। अब लाइब्रेरी जो है इसकी बात करेंगे कि रिएक्ट को बनाया किसने? रिएक्ट को बनाया था फेसबुक वालों ने, सही है? जो फेसबुक की ऐप बनी पहली, जो ये क्या थी पहले ये ओपन सोर्स नहीं थी, ठीक है? और इसे रिएक्ट की जो एप्लीकेशन बनी, वो रिएक्ट पे बनाई गई थी। मतलब सॉरी जो फेसबुक की एप्लीकेशन बनी, वो रिएक्ट पे बनी हुई थी। बाद में क्या किया उन्होंने पब्लिक कर दिया इसको। जो जब इसे पब्लिक करते हैं फिर बहुत से आप जैसे लोग मिलके उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होती है? यहाँ पे हम आते हैं गिटहब के ऊपर या जहाँ पे भी कोई रेपो पड़ी है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे ही खोल लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मेरी एक गिटहब है जिसके अंदर बहुत सी रिपॉजिटरीज़ पड़ी है। यहाँ पे ये क्या है पब्लिक है, मीन्स के कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। डायरेक्टली इसमें कोड पुश नहीं होगा। पहले मेरे पास कोड आएगा, मैं उसको रिव्यू करूँगा। अगर मुझे लगा कि हाँ, ये वैलिड चीज़ है, तो मैं इसमें मर्ज कर दूँगा। वो फिर इसमें शामिल हो जाएगा, बाकी लोग भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सही है? ऐसे ही यहाँ पे कुछ आपको दिखेंगे जो कि प्राइवेट होंगे। प्राइवेट क्या है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। सही है? तो इस तरह उस लाइब्रेरी का एक कोड है, ठीक है? उसके अंदर सारा का सारा जो कोड उसको बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारा उसके अंदर पड़ा है। जैसा कि मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँ ना, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी रिक्वायर्ड सारी की सारी फाइल्स पड़ी हैं। सही है? कोई भी यहाँ से क्लोन करके इसे यूज़ कर सकता है क्योंकि मैंने इसे पब्लिक रखा हुआ है। सही है? और कोई 3 साल पहले मैंने इसके अंदर जब मैं काम कर रहा था, जब मैंने स्टार्ट ही किया था ऐसे समझ लें, तो जब मैंने कोई प्रैक्टिस की होगी, उस टाइम का कोड इसमें पुश है। तो इसी तरह की एक ब्रांच बनी होती है, चाहे वो अब यहाँ पे ये क्या है, एक कोड को मैनेज करने के लिए एक क्लाउड सर्विस है, जिसे गिटहब बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। बिटबकेट भी यूज़ हो रहा होता है। इस तरह की कुछ और सर्विसेज़ भी हैं, सही है? सो इस तरह लोग क्या करते हैं, उसमें उसे क्लोन करके उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह वो एक बहुत बड़ी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसे लोग यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है, हम एक फ़र्क देखते हैं कि हम जब भी कोई पेज यहाँ पे जैसा कि मैं क्या पता इसको टेस्ट करते हैं, अभी आप इस पेज को देखिएगा, मैं किसी और पेज पे जा रहा हूँ। इस चीज़ को नोट करना है जहाँ पे मेरा कर्सर है। ये क्या करेगा, जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। सही है? मीन अभी यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। सो इसमें अब होगा क्या? मीन्स के जब भी मेरी कॉल जाएगी, एक नई कॉल जा रही है और सारा का सारा डाटा क्या है? नया। तो ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमें ये स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी पेज की नेविगेशन वैसे ही चल रही होती है। हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे रिएक्ट की। रिएक्ट की जो वेबसाइट है, वो उनकी अपने उससे बनी हुई है। हम उसी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में आया, सही है? अब इस वेबसाइट को भी हम थोड़ा देखेंगे। अभी यहाँ पे दिखेगा, अब ये मैं किसी और पेज पे जाऊँगा, बट यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा।
मैं जैसा कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ लर्न, सही है। आपने देखा वो उस पेज पे तो आ गया, बट यहाँ पे ये पेज क्या है, स्क्रॉल तो नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ, सही है। अभी मैं एक और पेज पे गया, अगेन क्या है, पेज चेंज हो गया। यही सब कुछ आपको देखने को मिलता है जब आप एक यूट्यूब की ऐप को ओपन करते हैं। यूट्यूब भी क्या है, रिएक्ट पे बनी हुई है, सही है। ऐसे ही जो फेसबुक है, फेसबुक भी क्या है, हमारी रिएक्ट पे बनी हुई है। सो रिएक्ट बहुत बड़ी मतलब जो बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं ना, तो उनकी एग्जांपल्स में आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। एक स्केलेबल एप्लीकेशन जो है हमारी मार्केट में आजकल जो मोस्ट कॉमनली एप्स बन रही हैं, वो मोस्टली जो दोबारा बन रही हैं वो रिएक्ट पे बन रही होंगी। बट डिपेंड करता है कि हमने कौन सी ऐप किससे बनानी है। लेट्स सपोज रिएक्ट का ही आगे एक और फ्रेमवर्क है, वो है नेक्स्ट जेएस। कोई नई चीज नहीं है, बस उसमें कुछ चीजें चेंज होती हैं, वो हमें थोड़ी सी एडिशनल चीजों के साथ मिलता है। उसमें जो नेविगेशन है वो फोल्डर बेस है। यहाँ पे हमें राउटिंग करनी होती है। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक राउट बना हुआ है, ये राउट है। शायद हम आज की क्लास में तो ना देख पाएंगे किस तरह ये राउट्स काम कर रहे हैं, किस तरह स्विच हो रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, किस तरह इसकी हम कन्फिगरेशन कर रहे हैं। तो आज हम बेसिकली हम ओवरव्यू ही देख सकते हैं, या एक रिएक्ट एप्लीकेशन काम किस तरह कर रही होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम उसी की बात कर सकते हैं अभी। अभी हम बात करें जैसे कि एक यहाँ पे दो वेबसाइट ओपन की हुई हैं। अब मैं अगेन आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक पेज देता हूँ प्राइसिंग के, तो मेरा पेज क्या है, अगेन लोड हो रहा है। मीन्स क्या है कि सारा का सारा डाटा अगेन एंड अगेन आ रहा है, सही है। सो एक ये भी वजह है कि हमारी वेबसाइट जो है ना इतना फास्ट बिहेव नहीं कर रही होती। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे ये डिप्लॉय है, जिस सर्वर पे भी है ये, तो वहां पे कॉल गई, उसने रिटर्न किया, तो काफी टाइम लगा। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्ट के अंदर हमने भी रिएक्ट की ऐप क्रिएट नहीं की है, जस्ट उसको देख रहे हैं कि काम किस तरह कर रही है, उसका ओवरव्यू देख रहे हैं, बेसिकली उसका काम करने का तरीका किस तरह का है। तो यहाँ पे ये अगेन अगेन रिफ्रेश नहीं होता। फिर ये सारा काम कैसे कर रहा है, मेन चीज हमारा कंसर्न ये है, सही है। सो रिएक्ट की अच्छी बात क्या है, ये एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक डॉम की बात की थी, कि जो हमारे पास ये ब्राउजर है ना, ये स्क्रीन जो भी है हमारे इस यूआरएल के नीचे नीचे जो इतना भी हमें एरिया नजर आ रहा है, इसमें क्या है, एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर हमारा बिल्ड होता है। मैंने इसी तरह का स्ट्रक्चर क्या था अपने उसमें दिखाया था जब हम स्टार्ट में इंट्रो की बात कर रहे थे वेबसाइट के, अगर याद हो किसी को। और हमारा ये डॉक्यूमेंट है ना, इस सब का जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा होता है, इसमें दिखा भी देता हूँ। ये जो एलिमेंट है ना, ये सारा क्या है, एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसी डोम का ना, जिसे हम डोम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका एक वर्चुअल डोम क्रिएट कर। कॉन्सलेशन क्या होती है, लेट्स सपोज मैंने वेबसाइट के अंदर किसी एक एलिमेंट में चेंज किया, तो एक कॉपी पहले थी उसके पास और एक नई कॉपी आई वर्चुअल डॉम की, सही है। एक वर्चुअल डॉम की कॉपी है, एक जो हमारा डॉम है उसकी कॉपी आई। वो दोनों को कंपेयर करेगा, जिसमें चेंज होगी जिस एलिमेंट के अंदर। हर चीज डॉम में क्या कहलाती है, एक हमारा एलिमेंट होता है, सही है। सो उसका बेसिकली क्या होगा, हमें इसे ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो उसका क्या करेगा, उसका हमें उसी चीज को अपडेट करेगा जिसके अंदर चेंज आया। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पेज को दोबारा लोड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल सा, जिस एलिमेंट में चेंज आएगा सिर्फ उसी एलिमेंट को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। सो यही वजह है कि यहाँ पे वो कंपैरिजन करता है एक लाइट वेट कॉपी, जिसे हमने वर्चुअल डॉम का नाम दिया, उसके साथ। और यही वजह है कि हम किसी भी इसके राउट पे चले जाए, यहाँ पे अगेन राउट्स चेंज हो रहे हैं, डाटा वैसे का वैसे ही आ रहा है, सही है। और हमारी ऐप भी थोड़ा सा फास्ट बिहेव कर रही होगी, क्योंकि आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस होगी अच्छी खासी, मतलब को आइडिया भी होगा कि हम अगर ज्यादा देर एक वेबसाइट का हमें रिस्पॉन्स ना आए, एक एपीआई का रिस्पॉन्स ना आए, तो हम इतने आजकल वो हो चुके हैं कि हम उसको वेबसाइट को छोड़ के किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे, छोड़ देंगे, उस वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे, अगर हमारी उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, सही है। अगर एक वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अभी लोडिंग आई जा रहा है, तो हम उसको क्लोज करके टैब पे और एक नई वेबसाइट सर्च कर लेंगे, तो उससे हमारा बाउंस रेट इंक्रीज होगा, जिसकी हमने पहले भी बात किया। सो रिएक्ट क्या करती है, हमें एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के देती है, सही है। सो यहाँ पे ये क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब रिएक्ट के अंदर क्या होते हैं, हमारे फंक्शन होते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन की बात की थी, सही है। अब रिएक्ट की जो अच्छी बात है, इसमें हर चीज हम कंपोनेंट्स के अंदर हैंडल करते हैं, सही है। अलहदा 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 हमारे इसके कंपोनेंट्स बने होते हैं। ये कहीं ज्यादा आसान है हमें बाकी जो वेबसाइट बिल्ड करते हैं ना, जैसा कि एक हमने जावास्क्रिप्ट के साथ वेबसाइट बिल्ड किया, सही है, उससे कहीं ज्यादा फास्ट और आसान होगी हमारी जो एक रिएक्ट की हम एप्लीकेशन क्या करेंगे,
बिल्ड कर रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़ लेके आपकी तरफ आऊँगा। मेबी आपने, जैसे मैंने कल कहा था कि आप कल आने से पहले आप थोड़ी-सी आर-एन-डी करके आ सकते हैं, कि हमारे पास कुछ माइंड में क्वेश्चन्स हों, तो हम उनको भी क्लियर कर पाएँ। सही है? तो अभी अगर आप माइक अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है। ये मैं कुछ नहीं कह कह सकता, ये आपके ग्रुप में आप बता सकते हैं। ओके, सो अब है क्या कि सबसे पहले हमने इसको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। इसका थोड़ा-सा वे क्या होगा, अलग होगा। सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए आप कुछ चीज़ों को मेक श्योर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम आते हैं, एक तो मैंने कल बात की थी कि नोड जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, सही है? अगर इंस्टॉल नहीं है, अगर आप एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नोड को इंस्टॉल करेंगे। तो इसका जो एलटीएस वर्ज़न है, वो आप इंस्टॉल करना क्या है, आपने अपने ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे या अपने विंडोज़ के अंदर यहाँ पे आप सीएमडी करके एंटर कीजिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होगा, सही है? यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपका नोड इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है और फिर आपने यहाँ पे चेक करना है हाइफ़न वर्जन, सही है? तो ये क्या करेगा, आपको बता देगा इसमें नोड इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर इंस्टॉल्ड होगा तो इस तरह आपको कुछ दिख रहा होगा कि इसका 18.17.1 वाला वर्जन जो है इसमें इंस्टॉल्ड है, सही है? ऐसे ही फिर आपने एक और चीज़ यहाँ पे चेक करनी है, एनपीएम हाइफ़न सही है? तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बेसिकली आपको दिखाएगा, जैसा कि दिखा रहा है कि 6.7 इसमें एनपीएम जो है, नॉट पैकेज मैनेजर, वो इसकी बात कर रहा है। ये क्या होगा, अगर इंस्टॉल नहीं होगा, आप सिंपल सा क्या करेंगे, अपने यहीं पे क्या होंगे, आप सिंपल सा इसे इंस्टॉल कर लेंगे। या बाय डिफ़ॉल्ट होता होता क्या है, जब भी आप नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं ना, इसी के साथ एनपीएम भी इंस्टॉल होता है, सही है? तो नोड के साथ ही आपको दोनों चीज़ें क्या होंगी, ये इंस्टॉल मिल रही होंगी, सही है? सो जब आपका ये एक चीज़ आपने नोड इंस्टॉल कर ली, तो आप फिर एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अब रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी कैसे है? तो होगा क्या, आप यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी में आएँगे, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक ई डायरेक्टरी है, मैं इसमें आता हूँ, सही है? एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा यहाँ पे। जैसा कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये क्या है, एक रिएक्ट ऐप है, सही है? ओके, इसके अंदर मैं अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो सीएमडी है ना, उसको ओपन कर लूँगा। सीएमडी क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। एक तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं अगर सीएमडी लिखूँ, ठीक है, और एंटर करूँ, तो तब भी ओपन हो जाएगा इस फ़ोल्डर के अंदर। तो बेसिकली पर्पज़ क्या है कि इसी फ़ोल्डर में आपने ओपन करना है। अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो ये अभी क्या है, उस फ़ोल्डर के अंदर नहीं है। ये मेरी डायरेक्टरी में कहीं पीछे खड़ा है, सही है? तो अभी मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन-कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, फिर उन फाइल में जाना पड़ेगा। तो इस हेक्टिक काम से बचने के लिए मैं सिंपल सा, देखो अब क्या कह रहा है कि सी ड्राइव के अंदर है, उसके अंदर यूज़र्स का फ़ोल्डर है, वहाँ पे मेरे नाम से फ़ोल्डर पड़ा है। तो वहाँ पे इस टाइम ये भी ओपन है सीएमडी। तो हमने क्या करना है, उस फ़ोल्डर के अंदर ही करना है जहाँ पे हमने ऐप क्रिएट करनी है। तो सिंपल सा हल क्या है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करो और यहाँ पे पाथ पे क्लिक करोगे और इसे यहाँ पे कैंसल करके सीएमडी टाइप करो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ई ड्राइव के अंदर रिएक्ट ऐप का फ़ोल्डर है, मैं वहाँ पे इस टाइम खड़ा हूँ। यहाँ पे आप जो काम करना चाहेंगे मुझे कमांड दें, मैं करके दूँगा। सो अभी सिंपल सा क्या करते हैं, हमें एक एनपीएम की कमांड रन करने के लिए यहाँ पे कमांड लिखनी होगी, ठीक है? तो अगर आपको कमांड याद नहीं है, एक तो होता है हम यहाँ पे लिखेंगे npx create react app, तो हमें वो रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर देगा। लेकिन लेट्स सपोज़, जैसे मैंने पहले बात की, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी, सही है? आप सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे आए, सही है? और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पे जैसे कंपोनेंट दिखा रहा है, ये यहाँ पे कमांड आपको दे देगा। सो उसके लिए करते हैं हम क्विक स्टार्ट पे आए, सही है? और इसके अंदर यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ओके। चलें, यहाँ से शायद हमें डॉक्यूमेंटेशन को और देखना पड़े। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉलेशन का, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमें यकीनन एक कमांड दे देगा जो कि यहाँ पे कहीं न कहीं मेंशन की होगी। अ, ये आ गए। डॉक्यूमेंटेशन में हमें देखना पड़ता है थोड़ा-सा, यहाँ पे कमांड दी हुई है उसने। ये कह रहा है कि अगर आपने नेक्स्ट जेएस की ऐप क्रिएट करनी है तो ये वाली कमांड रन कर दो। तो हमें अभी नेक्स्ट जेएस की ऐप क्रिएट नहीं करनी, हम रिएक्ट की ऐप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट जेएस भी क्या है, रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट जेएस दे रहा है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट से भी कहीं फास्ट है, सही है?
तो इसलिए तो अभी सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और कमांड देखते हैं कि हमें रिएक्ट की एग्जैक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे आए, चले यहाँ से नहीं मिल रही तो हमारे पास गूगल है, क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड, सही है। और यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ, पहले जो हमारे पास रेफरेंस आ रहा है और इसके अंदर मैं गेट स्टार्ट में जा रहा हूँ, ये भी इसी की डॉक्यूमेंटेशन है और ये पहली हमें मिल रही है। तो ये अभी इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये काम क्या कर रही है, अभी पूरी की पूरी कमांड मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। पहले लिखा हुआ है npx, ठीक है, ये क्या करेगा, उस नॉट पैकेज मैनेजर वाले को शो कर रहा है जो मैंने आपको पहले दिखाया। यहाँ पे वो कमांड करना क्या है, इसने क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, जो उसे बताएगी कि हमने एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी है। आगे लिखा हुआ है माई ऐप, ये क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पर डेमो हाइफन क्लास कर रहा हूँ, सही है। तो ये आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ही मैं इंटर करूंगा, यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। अब ये बेस करता है कि आपका नेटवर्क कितना फास्ट चल रहा है, सही है। ये थोड़ा सा बड़ी फाइल होगी जिसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, जिसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि, और हाँ, जितना आपका इंटरनेट फास्ट चल रहा होगा उतनी ये जल्दी क्रिएट हो जाएगी। और एक और चीज़ है, मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप एक रिएक्ट की ऐप बना रहे हो तो इंटरनेट आपके पास स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से नोड मॉड्यूल के पैकेजेस और कुछ रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती हैं। अगर वो प्रॉपर इंस्टॉल ना हो तो आपकी रिएक्ट जो है, जैसे ही हमारा ये पैकेज है इंस्टॉल्ड होता है। वैसे तो मेरे पास यहाँ सिस्टम है कुछ और भी मजीद इस तरह रिएक्ट की ऐप बनी पड़ी हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम एक डेमो ही बना के देखें कि जिससे हम देख पाएँ कि एक बिल्कुल स्क्रैच से ऐप दिखती कैसे है, एक रिएक्ट की ऐप। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जब तक ये इंस्टॉल करता है, सही है। तो आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। आई होप सो कि आप, ओके, मेरी आवाज, मज़े मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अगर आपने माइक एंड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आपका हैंड रेज़ है, हाँ, अपना माइक एंड म्यूट कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। जी, मज़र आपका हैंड रेज़ है, अपना माइक एंड म्यूट कर सकते हैं अगर चाहते हैं। अच्छा ठीक है, नेट इश्यू है तो कोई मसला, ठीक है। अभी जस्ट हमने एक, अभी थोड़ा टाइम लेगा तो हम देखते हैं और जो स्टडी इसमें एक ऐसी हो क्रिएट करेंगे अभी। सिम मैं यहाँ पे आता हूँ कि जो कि रिया का बना हुआ, ठीक है, प्रोजेक्ट राउट। मैं इसको क्या करता हूँ, अपने एक रिएक्ट की ऐप बनी हुई है ये, और इसी तरह सेम ऐप हमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो, क्योंकि इंटरनेट ना टाइम काफी लेगा। और यहाँ पे चेंजेस मुझे दिखाएगा ना, मैं उनको दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट में ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं, इनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको रिवर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज दिखाएगा, जैसे उनको मैं रिवर्ट करूंगा तो ये एक ऐसी ऐप होगी जो कि आप आ रहे होंगे वैसी क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा वेट, कोड को पुश है तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा हमें।
मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं, ये शायद हमारा एक इस पर्सन का ये कोड उससे पुश किया, तो उसकी वजह से ये नहीं आ रहा। इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देंगे ना, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दिखा रहा था, मैं वो आपको समझा देता हूँ अगर आप क्रिएट करेंगे। सॉरी, मेरी थोड़ा इंटरनेट डाउन था, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे भी लैग कर रहा है। आई डोंट नो कि क्यों कर रहा है आज ज़्यादा। सो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। सॉरी, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, जैसे ही विजिबल हो तो काइंडली आप बता दीजिएगा मुझे। मज़र, आपका हैंड रेज़ है अभी भी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या कोई सवाल है आपका? अच्छा, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे ना एक मैं डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, शायद चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड है ना, इससे आप एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट करेंगे। सीडी का मतलब क्या है कि वो उस टाइम एक फ़ोल्डर पीछे होगा। मीन्स क्या है, जैसे ही मैं दोबारा एग्ज़ैक्ट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक फ़ोल्डर जो मैंने ओपन किया वो ये था। तो यहाँ मैंने इस फ़ोल्डर में वो प्रोजेक्ट बनाया, तो वो इस तरह एक स्टेप पीछे होगा। हमें जाना होगा इस फ़ोल्डर के अंदर। ये जो मैंने अभी काम किया है ना, मैंने डबल क्लिक किया, तो उस फ़ोल्डर के अंदर लेके आ गया। तो वो काम क्या करेगा, वहाँ पे ये काम करेगी ये वाली कमांड जो यहाँ पे लिखी हुई है। सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। हम एक फ़ोल्डर चेंज कर रहे हैं। वो जाना किसमें है, जो वहाँ पे जो आपने फ़ोल्डर का नाम रखा है ना, मतलब जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। तो इससे क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। फिर आपने उस प्रोजेक्ट को अपने ऑलरेडी उसमें ओपन किया होगा वीएस कोड के अंदर। अगर ओपन नहीं किया, अगर आप इस इंस्टॉल के बाद इस स्टेप को स्किप करना चाह रहे हो, तो डायरेक्ट क्या करो, यहाँ से जैसा कि ये क्रिएट हुआ था ना, इसके अंदर आओ, यहाँ पे आके उसे वीएस कोड में ओपन कर लो, जैसे मैंने ओपन किया अपने प्रोजेक्ट में आके। सिंपल सा, तो अगर आपके पास ये टर्मिनल ओपन नहीं है,
तो सिंपल सा क्या करो, कंट्रोल और बैकटिक क्या होती है, जो आपकी सेकंड रो होती है ना, उसका फर्स्ट बटन होता है 1 के साथ वाला, उसको प्रेस करोगे, जैसे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल और बैकटिक को प्रेस करता हूँ तो ये टर्मिनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। एक तो ये वाला तरीका है। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से भी उसको टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, सही है। तो इन सिंपल क्या होगा, आप कमांड से ओपन कर लें, मैं जैसा कि कंट्रोल और बैकटिक को प्रेस करता हूँ वैसे ही ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे करना है, कमांड रन करनी है हमने npm स्टार्ट की। तो जैसे ही मैं npm स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एक क्या होता है, वो पोर्ट क्रिएट करता है, और उस पोर्ट के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट पहली पोर्ट अगर कोई यूज में नहीं है तो वो 3000 क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ये अगर एक प्रोजेक्ट जो है ये बहुत पहले बनाया था मैंने, मे बी जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 5 मंथ पहले काम किया था, अगर इसमें कुछ डिपेंडेंसीज का इशू ना हो तो वो क्या करेगा, उसको इस तरह लाइव कर देगा। तो यहाँ पे दिखाएगा एक रिएक्ट की ऐप बनी होगी, ठीक है। आई थिंक सो किसी ऐसे एक के दौरान मैंने कोई वो काम किया था, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, सही है। ये सारा का सारा दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या है, यहाँ पे कि रिएक्ट की ऐप बनी हुई है, जो कि पहले मैंने बनाई थी कहीं पे, तो अभी एक पोर्ट पे ये रन हो रही है। तो इस सबको मैं करूँगा, कमेंट करूँगा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, ये एक रिएक्ट का ही बना हुआ सारा का सारा काम है। हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे जो पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका सारा स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली और बहुत सी चीज़ें यूज हो रही हैं। बाय डिफॉल्ट आओगे तो आपके पास यहाँ कंपोनेंट का कोई फोल्डर नहीं बना होगा। SRC के अंदर एक सिर्फ ऐप होगा, जो क्या होगी, एक app.js होगा, app.css होगा, index.js की फाइल होगी, और बाकी ये फाइल होंगी। ये जितने भी यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं, आपके पास एक भी फोल्डर वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या आते हो, मैंने अपनी सारी की सारी जो ऐप है ना, वो यहाँ इस ऐप कंपोनेंट के अंदर क्या हो रही है, रन हो रही है। और ये कुछ नई चीज नहीं है, यहाँ पे एक डिव है, जो कि हमें इस पब्लिक के अंदर जाए ना, तो यहाँ पे ये वही पेज बना हुआ जैसा हम बनाते आए हैं, ये देख रहे हो, ये वही एक HTML का पेज है, और इसके अंदर उसने एक डिव बनाई हुई है। यहाँ पे एक डिव बनाई है, इस डिव के अंदर वो पूरी की पूरी ऐप क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, सही है। सो इस डिव को वो गेट कर रहा है app.js के अंदर, सॉरी यहाँ पे index.js में आते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई react dom डॉट क्रिएट रूट करो, और इसके अंदर क्रिएट करने के बाद मेथड में क्या पास कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, वो रूट है, मीन्स के उस डिव को पिक कर रहा है। ये एक मेथड है जो कि बाई हम बहुत से तरीके होते हैं जिसके थ्रू किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है बाई आईडी, उसने क्या है, यहाँ पे एक आईडी पास की हुई है, आईडी का एक एट्रीब्यूट है, वो ये रूट है। इस रूट इस डिव को वहां पे कर रहा है, गेट कर रहा है इस फाइल के अंदर और इस लाइन पे, और इसके अंदर एक और कंपोनेंट क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है, जो कि हमारा, हमने यहाँ से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक होम का कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, जिसे मैंने पहले बात की कि रिएक्ट क्या है, ऑल अबाउट कंपोनेंट है। इसमें सारी सारी चीजें हमारे कंपोनेंट बेस्ड चल रही होती हैं, सही है। मैं इस सारे को अभी, हमें इसको मैं कमेंट कर दूं ना, तो मेरी स्क्रीन पे मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सारा खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है, एक ब्लैंक, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सही है। तो अभी क्या होंगे, जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक रिएक्ट का डमी सी ऐप चल रही होगी, सही है, कुछ डमी सा कोड भी लिखा होगा। सो उसके लिए क्या करते हैं, एक काम हम ये करेंगे कि हम थोड़ा वेट करें, लेकिन इंटरनेट इतना फास्ट नहीं चल रहा, तो बहुत टाइम लेगा शायद, बट हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, अगर इंटरनेट स्टेबल रहा, अगर वो इंस्टॉल हो गया, तो हम फिर उसी को थोड़ा उस पर देखेंगे कि वो सारा काम किस तरह कर रहा है। और क्योंकि आपने भी फर्स्ट टाइम क्रिएट करनी है, जो रिएक्ट की ऐप होगी, सो आपको एक बिल्कुल वही लुक मिलनी चाहिए जो कि फर्स्ट टाइम मिलेगी, क्योंकि एक वो प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा काम हुआ पड़ा था। तो ये इसने बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया, एक फाइल भी क्रिएट की, बट इंटरनेट स्टेबल नहीं था तो इसलिए क्रिएट नहीं हुई है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर, कोड डॉट के अंदर, सही है। कोड डॉट क्या है, VS कोड को ओपन कर रहा है, और यहाँ पे आके मैं अगेन वही कंट्रोल बैक टिक प्रेस करता हूँ, और इस दफ़ा मैं यहाँ पे वो कमांड रन करूँगा जो मैंने पहले बाहर की थी, npx, सही है, क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप, और यहाँ पे ऐप का नाम दे देंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या है वो, रिएक्ट, या माई ऐप कह दो, या डेमो क्लास। मैं जैसे एंटर करता हूँ, अगेन ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और थोड़ा सा वेट करते हैं, आई होप सो कि इस दफ़ा जल्दी हो जाए। ये स्टार्ट तो कर दिया उसने, इस बार देखते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है। वैसे मिनिमम भी अगर नेट स्पीड सही आ रही हो तो 1-2 मिनट ये ले जाता है, सही है।
तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो कमांड रन की है, इसके आप देखेंगे ना, इस फ़ोल्डर के अंदर उसने एक फ़ाइल क्रिएट की है। अभी इस तरह की बहुत सी फ़ाइल क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जब तक ये सक्सेसफुली क्या हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी वो सारी फ़ाइल्स हमें यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही होंगी, सही है। हमने जस्ट एक सिंपल सी एक कमांड रन की है। अब जो ये वाली है ना रिएक्ट ऐप, बेसिकली आएगी कहाँ? मैंने आपको एक दिखाया था, मैं तब तक आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने एक यहाँ पे npm क्या था ओपन किया था, नोड पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे एक पैकेज है, बेसिकली उसको क्या कर रहा है, हमें इंस्टॉल करके दे रहा है यहाँ पे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, हमें दोनों की ज़रूरत नहीं, कोड हमारा ओपन है। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस पेज की बात कर रहा था, यहाँ पे वो पैकेज ऑलरेडी पड़ा है, किसी ने मतलब जिन्होंने बनाने वालों ने अपलोड किया हुआ है, सही है। तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उस कमांड के थ्रू यहाँ पे उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। सिंपल सा ये काम हो रहा है, ये कहीं अलग जगह से नहीं आ रहा, वो इसी लाइब्रेरी से आ रहा है जहाँ पे बाकी सारे पैकेजेस पड़े हैं। तो इसी एक वेबसाइट है जिसपे उन्हें दिखाया हुआ है, तो इस वेबसाइट के सर्वर से क्या कर रहा है, इस पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पे, सही है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसको देखते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। और आप डिफरेंस बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी फाइल्स अभी क्रिएट होंगी, अगर इंटरनेट स्टेबल रहा। अगर ये दोबारा लैग किया तो मे बी बहुत सी फाइल स्किप कर दे या हमारी ऐप कंप्लीट क्रिएट ना हो पाए। बट होप फॉर बेस्ट, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। बट ये है कि तब तक आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा, आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा हो, आप किसी भी से रेलिवेंट कोई बूट कैंप से रेलिवेंट पूछना चाहते हैं, या फिर आप इस जावास्क्रिप्ट के। ओके, तब तक वो इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। आप में से कोई अभी अपना माइक अनम्यूट कर सकता है, कोई भी जो माइक अनम्यूट कर सकता हो अपना भी? जी, कोई भी जो माइक अनम्यूट कर सकता हो अपना। जी सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है बूट कैम्प अगर पहले बताइएगा आपका टेक क्या है, कोई बेसिक आपका टेक से थोड़ा बहुत है नॉलेज, या बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है आपने भी? नो सर, बीएस ज़ूलॉजी है मेरा, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी कर रही हूँ। अच्छा, बीएसओलॉजी। अच्छा, तो अभी जो हमारा कुछ पीछे हमने देखा, तो इन सब स्टैक्स को, जो टेक्नोलॉजीज हमने देखी हैं, क्या आपको क्या लगता है, आप कर सकते हैं उसको? एक जी बेसिक सर। सर्वे कह लें, तब तक हमारी ऐप इंस्टॉल हो। जी सर, मैंने ये क्लासेस नहीं है, एचटीएमएल भी समझ आ गया, सीएसएस भी, ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है हो जाएगा। हो जाएगा, ऐसे ही है, इतना मुश्किल नहीं है।
क्योंकि अब एक क्लास में 1 घंटे में हम क्या देख सकते हैं, बेसिक उसका ओवरव्यू समझ सकते हैं कि उसके लिए काम किस तरह कर रहा है। जी सर। जी सर, बहुत चलें अच्छा सही रहा है। एक्सपीरियंस। चलें, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि यही हमारा क्योंकि हो जाए तो फिर हम आगे करेंगे मूव ऑन। क्योंकि आप सबने फर्स्ट टाइम क्रिएट करनी होगी तो एक फर्स्ट लुक ही हमें देखने को मिले ना कि रिएक्ट की ऐप क्रिएट बेसिकली किस तरह की हो रही है, तो हम उसको ही देखेंगे। मेरी स्क्रीन अभी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि उससे थोड़ा सा नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा सा माइक अपना अनम्यूट करता हूँ तब तक वो इंस्टॉल हो रही है। ओके सर, मत ऐसा है कि हाँ, कहने को जावास्क्रिप्ट पहले स्टार्टिंग मुश्किल लगती है, बट जब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं और हमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है जावास्क्रिप्ट का, तो फिर हमें मुश्किल नहीं लगती। और बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है वो टोटली एक्सपीरियंस की बेसिस पे है, जितना आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उतना ही सीख रहे होते हैं। तो मीन्स के अगर हम इतना अगर देखी जाए किसी को और खुद से प्रैक्टिस ना करें ना उसकी, तो वो कभी भी हमें नहीं आएगी उस लैंग्वेज में काम किस तरह करना, हमें बिल्कुल भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ का। सो आई थिंक सो ऑलमोस्ट डन है, बट जैसे ही कंप्लीट होती है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आप सबके साथ। शायद हम क्रिएट ना कर पाए, अगेन एरर आ रहा है, नेटवर्क हमारा इतना स्टेबल। सो इसमें एक जो बड़ी फाइल होती है, चलो वैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम उसी प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, उसी के साथ बेसिक आप जब उसे क्रिएट कर रहे होंगे, आई होप सो कि आपके पास क्रिएट हो जाएगा। बट अगर क्रिएट नहीं होता तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, अपनी जो क्यूरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपको रिजॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मेरी स्क्रीन आप सबके लिए विजिबल हो तो काइंडली बता दीजिएगा। आई होप सो कि आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, ऐसा है कि इस हम अगेन हमारी ऐप ने क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ पे फेल हो रही है, एरर्स आ रहे हैं, नेटवर्क का एक तो हमारा मतलब इतना स्टेबल नहीं है, बैड नेटवर्क की वजह से ना वो पूरी फाइल क्रिएट नहीं हो पा रही है।
इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ बताता हूँ आपको। और जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे, एक यहाँ पे नोड मॉड्यूल की फाइल होगी, सबसे बड़ी फाइल ये होती है, इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होंगे, ये वो सारे रिक्वायर्ड, अब देखेंगे ना बहुत बड़ी लिस्ट है, सही है। सबसे बड़ी फाइल यही होती है और इसकी वजह से ही एक अच्छा इंटरनेट स्टेबल चाहिए होता है, इंटरनेट आपका स्टेबल हो ताकि प्रॉपर आपकी डाउनलोड हो पाए। इसमें वो सारे के सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं जो कि हमें एक ऐप बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एक बेसिक ऐप बनाने के लिए, तो उन्होंने सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, सही है। तो इस फाइल को क्रिएट होने में टाइम लगता है। इसके बाद जो हमारा काम रहता है वो होता है SRC के अंदर। बाकी हम किसी फाइल में कुछ छेड़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सिंपल सा हम SRC जो है ना, इसके अंदर हमें एक कंपोनेंट मिलता है ये app.js का, हम इसके अंदर सारी चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं और बाकी फोल्डर्स अपने स्ट्रक्चर को रखते हुए खुद से बना रहे होते हैं। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे अभी फिलहाल डमी से कुछ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ और उसके लिए मुझे क्या होगा, एक एंगल ब्रैकेट लेनी होगी पहले तो, और यहाँ पे ये मैंने टैग लिख लिया। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये क्या है, एक रिएक्ट ऐप है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारा सर्वर चल रहा है, हमें ना रिफ्रेश करने की जरूरत है ना कुछ, ठीक है, ये खुद से ही लोड कर रहा होगा। बेसिकली जब भी हम यहाँ पे कोई चेंज करेंगे ना, लेट्स सपोज मैंने ये पी को चेंज किया, तो ये क्या कर रहा है, उस प्रीवियस से नए वाले को कंपेयर करेगा, जिस एलिमेंट में जहां पे चेंज हुआ सिर्फ उसी को अपडेट करके हमें यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो अभी यहाँ पे हम शायद प्रॉपर तो ना बना पाए। अब इसमें होता क्या है कि हम एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो SRC के अंदर ये तो कुछ आपके पास होगा नहीं, तो आप स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ना भी बनाए तो इशू नहीं है। तो इस SRC के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि न्यू कंपोनेंट, सही है, डॉट, अब यहाँ पे अगेन एक्सटेंशन क्या आएगी, यहाँ पे होगी हमारी एक्सटेंशन JSX, ठीक है। अब JSX का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, बट ये हमें जो JSX है ना, ये अलाउ करता है कि हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर भी HTML का टैग्स लिख सकते हैं। वो कैसे, उससे पहले हमें एक बेसिक बॉयलर प्लेट क्रिएट करनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट के हर कंपोनेंट की। वो बेसिक होती क्या है, वो क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, और वो क्या होता है, एक एरो फंक्शन होता है, साथ में एक हमारा एक्सपोर्ट का आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा, सही है। साथ में लिखेंगे हम, या इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आपको। मैं कॉन्स्ट करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ न्यू कंपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, और हर फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिंपल सा जो अभी रिटर्न कर रहा है वो हमें एक एम्प्टी फ्रेगमेंट है, या आप इसे सिंपल, आपने भी फ्रेगमेंट नहीं देखी, आपने डिव देखी हुई, आप डिव कह दो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें एक डिव रिटर्न कर रहा है, सही है। सो अब इस कंपोनेंट को मैंने कहीं ना कहीं दिखाना है, सही है। तो दिखाने के लिए अब इस फाइल से दूसरी फाइल में कैसे जाएगा, उसका तरीका है, हम यहाँ से इसे भेजेंगे, मीन्स के पार्सल करेंगे, पार्सल का काम करेंगे। वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब मैंने इसे एक्सपोर्ट किया यहाँ से, मतलब इस कंपोनेंट को भेज दिया। एक तो ये वाला हमें तरीका मिलता है, एक आपको और तरीका मिलेगा इसी जब आप बना रहे होंगे, यहाँ पे लिखा होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आगे क्या होगा, इस कंपोनेंट का नेम होगा। ये भी तरीका, दोनों में से कोई भी यूज कर लें जो आपको यूज करना है। आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे लिख दें या ऐसे लिख दें, तो सेम काम। मीन्स क्या है कि मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट के किसी भी फाइल में इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे एक H1 डिव लिया, सॉरी एक हेडिंग, और यहाँ पे कह रहा हूँ ये क्या है कि न्यू कंपोनेंट है, सही है, और मैं कोड को फॉर्मेट कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर हमें क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट का ही तो मतलब HTML का काम कर रहे हैं। तो ये काम क्या है, हमें JSX की जो है ना फीचर वो प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्ट एक जावास्क्रिप्ट का क्या था, फंक्शन था, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें क्या है, हमारी HTML है, डायरेक्ट हमें एम्बेड करने की फैसिलिटी दे रहा है। अब क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट लगाया, मैं इसको किसी भी कंपोनेंट में दिखा सकता हूँ। हमारा जो मेन होता है ना, जिसे हम हाई ऑर्डर कंपोनेंट कहते हैं, HOC, वो क्या होगा, हमारा ये app.js का होता है। यहाँ पे मैंने बाकी सब कमेंट कर दिया था, मैं इसको भी हटा के यहाँ से, या इसी के साथ यहाँ नीचे इस तरह कुछ कॉल करता हूँ उसको। अभी है क्या कि अभी मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई बताओ ये डिफाइन नहीं है, ये आ कहाँ से रहा है। तो सिंपल सा इसके कुछ वेज होते हैं, मैं कंट्रोल और स्पेस को एक साथ प्रेस करता हूँ तो मुझे सजेशन दिखा रहा है कि भाई ये पाथ है जहां से ये मिल रहा है, सही है।
अब ये मुझे यहाँ पे मिला कैसे, मैंने उसे वहां से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, सिंपल। अगर मैं यहाँ से ये वाला कीवर्ड हटा दूं, मीन्स के मैंने ये से एक्सपोर्ट ही नहीं किया, मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ और मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और मैं इस लाइन को भी हटा रहा हूँ यहाँ से, ये जो लाइन है, सही है, इसको हटा दिया मैंने, इसको यहाँ से इसको हटा दिया। अभी मैं इसे क्लिक करता हूँ ना, मुझे कोई सजेशन नहीं दिखाएगा, उसे पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ है, क्यों? क्योंकि मैंने उस ऐप के अंदर वहां से इसे एक्सपोर्ट ही नहीं किया है। तो अगर हमने एक फाइल से दूसरी फाइल में कोई चीज़ भेजनी हो, तो हमें एक्सपोर्ट का जो है ना, वो कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ जैसे ही इसे अनकमेंट करता हूँ, अपनी ऐप के अंदर आता हूँ, जहाँ भी दिखाना है, जिस कंपोनेंट में दिखाना है, वो हम आगे जाकर डिटेल से बात कर रहे होंगे जब स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली सारा काम कैसे करता है। मैं इसे कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो मुझे हाँ अब बता रहा है कि भाई यहाँ मुझे इस फाइल के अंदर इस पाथ से मिल रहा है एक कंपोनेंट इस नाम से, तो उसको क्या कर रहा है, वहां से मुझे इंपोर्ट कर देगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे इंपोर्ट आ गई, मीन के उस फाइल से वो सारा कंपोनेंट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। और अभी हम ऐप पे आएंगे, पहले ऐप हमारी क्रैश थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये कहाँ से आ रहा है सारा का सारा। इससे मैं फिलहाल एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि इंपोर्ट एज अ न्यू कंपोनेंट इज नॉट अ फाउंड इन न्यू ऐप कंपोनेंट, तो कह रहा है कि मुझे वहां पे नहीं मिला। यहाँ पे भी हमें ये लाइव चल रहा होता है, जैसे हम चेंजेस मतलब कर रहे होते हैं, इसे हम दोबारा डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ कैंसिल और इस कंपोनेंट में आता हूँ, यहाँ से मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया है और सिंपल से अपनी ऐप में आता हूँ, यहाँ पे आके अब मैं दोबारा कॉल करता हूँ, सही है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐप आपकी सक्सेसफुली चल रही है, सही है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इसको पूरा करते हैं और अगेन इसे कॉल करते हैं, सेम वैसे ही जैसे पहले किया था, सही है। और ये इंपोर्ट आ जाएगी और अभी फिर सारा कंपाइल किया उसने, कंपाइल करने के बाद सक्सेसफुली कंपाइल, तो हमें वो चलता दिख रहा है। मीन्स क्या है कि ये कंटिन्यूसली जब भी कुछ चेंज करते हैं ना, जैसे ही सेव करते हैं फाइल को, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था ऑटो सेव पे लगा होता है, कोई भी एक वर्ड चेंज किया तो साथ ही क्या है, जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, सही है। आप यहाँ पे देखेंगे मैं कुछ भी चेंज करूंगा ना, जैसे एक स्पेस भी दिया तो उसने उसको कंपेयर किया प्रीवियस वन को नई कॉपी के साथ, जिसमें चेंज मिला उसको वहां पे अपडेट कर दिया, सही है। तो इस तरह हमारे सारे के सारे इसके ऐप के क्या बनते हैं, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स। अभी आप क्या करेंगे, मेरे कंपोनेंट का फोल्डर है, यहाँ पे बहुत से कंपोनेंट देख सकते हैं, जैसा कि एक क्या है हमारा यहाँ पे नेव बार का है, इस कंपोनेंट के अंदर क्या है, हमारा नेव बार का डाटा पड़ा एक, तो अब मैंने साथ में डाटा लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे इसका सीएसएस की फाइल है, और यहाँ पे एक जेएसएस की फाइल है, जहाँ पे ये देख रहे हैं एक सेम वैसा ही टॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स आ रही हैं जो यहाँ पे यूज हो रही हैं। ये एक नेवबार के नाम से कंपोनेंट बना हुआ है, ये इसमें हुक्स होती हैं जो हमने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ी ना, उसको हम देखेंगे। और ये सेम वैसे रिटर्न कर रहा है, और इसके अंदर क्या है, एक जावा हमारा एचटीएमएल का सेम वैसे ही कोड है, और यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई हैं, सही है। ये बूटस्ट्रैप का सारा काम हुआ है, ये मैंने कुछ माह पहले काम किया था किसी चीज के लिए, वो सारा का सारा हमें एज इट यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरह हमारी रिएक्ट की ऐप काम कर रही होती है, और जिसमें क्या करते हैं, हम एक रिएक्ट की ऐप से एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं जो कहीं ज्यादा फास्ट होती है हमारी दूसरी ऐप के साथ, सही है। और यही वजह है कि उसकी स्पीड की वजह से, और हमें इसके लिए ना बाकी जो हमारा जो वेबसाइट का कंसेप्ट है ना, वो सारा का सारा चेंज हो जाता है, तो ये तो इस सारे प्रोसेस को अभी हम शायद डिटेल ना देख पाए, बस एक ओवरव्यू ही है कि हमारी ये टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम रिएक्ट तक आते हैं। अगर टाइम मिलता है तो हम एंगुलर भी देख सकते हैं, अगर ऐसे ही हमें टाइम मिलता है तो हम सीएसएस के बाकी फ्रेमवर्क, आर्ट डिजाइन और टेलविंड भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ तक अपने जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो हम एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर काम कर सकते हैं, एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर बोल सकते हैं आपको, उसे आप फ्रंट एंड डेवलपर बोल सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, अगर अपने लिंक्डइन पे आए, जैसा कि मैं यहाँ लिंक्डइन पे चलता हूँ, अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, सही है। और यहाँ पे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको बहुत सी के आप फुल स्टैक नहीं भी काम करते, ठीक है, आप फुल स्टैक नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ तक सीख लेते हैं, तो आपके पास एक अच्छा हॉरिजॉन होगा जिसके अंदर अपना बहुत सी जॉब मिल रही होंगी जिन पे आप काम कर सकते हैं। अभी इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे भी लगा सकते हैं, हमारी लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से लोग अपने जॉब सर्च कर रहे होते हैं। शायद मैंने अभी तक अपनी सारी जॉब इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ढूंढी है, ठीक है। आप यहाँ पे आके सिंपल सा एक तो क्या करेगा, इससे रेलेवेंट जितने भी जॉब हैं उनके रिजल्ट्स हमें दिखा देगा। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए इतना टाइम ले रहा है,
थोड़ा इंटरनेट अच्छा होता तो हम क्या पता और अच्छे से उस रिएक्ट ऐप को भी क्रिएट कर पाते, उसको भी देख पाते। सो यहाँ पे आपको बहुत सी ऐप मिलेंगी, शायद अभी इंटरनेट स्लो है, अभी भी नहीं दिखा रहा है, टाइम ले रहा है। सो आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता दिख जाए। तो आप एक रियल डेवलपर अच्छे से काम कर सकते हैं, सही है। सो यहाँ पे देखो एज अ फ्रेंड हमारे पास जॉब मिल रही है जो कि कुछ महीने और एक अच्छे खासे सॉफ्टवेयर जैसा कि I2C, एक खासी इसका अच्छा खासा नाम है लाहौर में, जिसके काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे बहुत सी जॉब है जो कि आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के बाद सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपके पास मार्केट में जॉब नहीं है, बहुत सी जॉब है, बहुत सी जॉब है, ठीक है, जो कि डेली बेसिस पे यहाँ पे पोस्ट हो रही होती हैं। तो अगर हाँ, स्टार्ट में आपको एक, क्योंकि अगर एक जो बिगिनर है जिसका टेक का बैकग्राउंड भी नहीं है, तो उसके लिए शायद इतना चंक काफ़ी होता है कि वो रिएक्ट तक कंप्लीट करे, अपनी स्किल को थोड़ा पॉलिश करे और उसके बाद मार्केट में क्या करे, जंप कर सकता है अपनी अच्छे सा रिज्यूमे क्या होगा, विद इन बूट कैम्प आप बहुत से प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आप डेमो में दिखा सकते हैं कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मेरे पास इनकी बेसिस पे की स्किल्स हैं, ठीक है, इतने टाइम से मैं सीख रहा हूँ। और जैसे-जैसे फिर आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आप बाकी लोगों को कम्पीट भी कर सकते हैं जो 30 डिग्री लेके आ रहे हैं। टोटली बेस्ड ऑन योर स्किल, जितना अपने आप की स्किल को पॉलिश करोगे, अच्छे से सीख रहे होगे, ठीक है? तो ये सारी जनरल